नमस्कार। मैं योगेंद्र योग सागर मिर्ज़ापुरी अपने YouTube चैनल हीरामन राम राम कैफे आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्ट्रोलॉजी एंड कॉमन पीपल का ये चौथा वीडियो है। इच्छा है ज्योतिष को इस रूप में आपके सामने हम प्रस्तुत करें जो आपको सहज जान पड़े, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही जटिल है और बहुत भारी है। बहुत बड़ा आयाम है इसका। कॉमन पीपल, आम आदमी प्रायः ज्योतिष को लेकर के परेशान रहता है, इधर उधर भागता फिरता है विद्वानों के पास, ज्योतिषी विवेचना करने वालों के पास। धीरे धीरे मैं ज्योतिष की इतनी सामग्री आपको मुहैया करा दूंगा कि आप यानी कि एक आम आदमी ज्योतिष की वांछित जानकारी इकट्ठी कर लेगा। और अगर आपको पेशेवर नहीं बनना है, प्रोफेशनल नहीं बनना है, तो आपको कितनी ज्योतिष जाननी चाहिए ये मैं समझता हूं और उतना आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ज्योतिष आंकड़ों की विद्या है, काफी कुछ वैसे ही जैसे सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स। सामान्यतया सांख्यिकी के बारे में दो प्रकार के विचार पाए जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, फिगर्स डू नॉट लाई। आंकड़े असत्य के तंतु होते हैं, फिगर्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड, है ना विपरीत। सांख्यिकी के बारे में प्रायः दो प्रकार के विचार पाए जाते हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, फिगर्स डू नॉट लाई। आंकड़े असत्य के तंतु होते हैं, फिगर्स आर टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड। और देखिए, आंकड़े कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, फिगर्स कैन प्रूव एनीथिंग। आंकड़े कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते, फिगर्स कैन प्रूव नथिंग। ये सांख्यिकी के बारे में विचार है विद्वानों के। अब आप कहेंगे सांख्यिकी की बात क्यों हो रही? क्योंकि मैंने अभी कहा ना, ज्योतिष आंकड़ों की विद्या है, काफी कुछ वैसे ही जैसे सांख्यिकी है। सांख्यिकी को नकारने के लिए बहुतों ने बहुत कुछ कहा। प्रसिद्ध विचारक डिज़रायली के अनुसार झूठ तीन प्रकार के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और आंकड़े। ये सांख्यिकी के विद्वान हैं डिज़रायली। इनके मतानुसार झूठ तीन प्रकार के होते हैं, सफेद झूठ, झूठ और आंकड़े। इसी प्रकार प्रोफेसर लागार्डिया के अनुसार आंकड़े यानी डेटा उन्मादियों की तरह होते हैं, ये किसी भी पक्ष का समर्थन कर सकते हैं। इसके बावजूद भी सांख्यिकी की स्वीकार्यता एक विषय के रूप में है। इन सभी बातों के बावजूद भी सांख्यिकी की स्वीकार्यता एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यह कृषि, उद्योग, राज्यकार्य, विपणन आदि से जुड़ा, उत्पादन तक फैला, जबकि ज्योतिष की स्वीकार्यता सिमटती ही रही। धार्मिक तंत्र का स्पर्श प्रमुख कारण है ज्योतिष की स्वीकार्यता कम करने का। समाज में यह फैशन है कि हर उस चीज को नकारो जिसमें धर्म का संपुट लगे। ज्योतिष शास्त्र हिंदू गणित का आदिकाल का वैभव है। ज्योतिष शास्त्र से ही अंकगणित का प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि हिंदू गणित से रिलेटेड वस्तु है, इसलिए थोड़ा सा हमको ये कहने में संकोच नहीं है, हिंदुओं में ये बात ज़्यादा मुखर रूप से
दिख पड़ती है कि हर उस चीज़ को नकारो जिसमें धर्म का संपुट लगा हो। ये फैशन हो गया। क्या ये फैशन स्वतः पैदा हुआ है या कोई दुष्चक्र की वजह से पैदा हो रहा? ये भी सोचने की विषय है। प्रसिद्ध सांख्यिकी विद टिप्पेट के अनुसार स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट्स एवरीबॉडी एंड टचेज लाइफ एट मेनी पॉइंट्स। स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट्स everybody and touches life at many points. In a parallel manner, I say that astrology affects everybody and touches life at many points. Okay? किसी भी क्षेत्र में ज्योतिष नियमों का उपयोग कुछ मान्यताओं पर आधारित तथा कुछ सीमाओं से प्रभावित होता है। इसीलिए प्रायः अनिश्चित निष्कर्ष निकलते हैं। अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में ज्योतिष रीतियां अत्यंत खतरनाक औजार हैं। प्रश्न उठता है कौन योग्य है कौन अयोग्य? ये तो रिलेटिव बातें हो गई, तो इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आपके समझ में आ रहा होगा कि आप योग्य हैं, आपके समझ में निश्चित रूप से आएगा कि आप अयोग्य हैं। ज्योतिष पर काम करने वाले समाज में तमाम प्रकार के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं पिछले दशकों से, बहुत सालों से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ। हमारे पास तमाम जन्म पत्रियाँ आती हैं विवेचना के लिए। कभी कभी जातक हमें जब जन्म पत्री देता है तो उसके साथ किसी और के द्वारा की गई विवेचना का पन्ना भी होता है। तो कभी कभी स्थितियां थोड़ी टेढ़ी मढ़ी दिखती हैं कि लोग कैसे विवेचना कर रहे हैं। जो बातें साफ साफ दिख रही हैं उसको भी पकड़ने में क्यों दिमाग काम नहीं कर रहा है? तो फिर अब यहीं से प्रश्न उठता है ना, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। उदाहरण के लिए किसी एक ज्योतिषी ने किसी जातक को कहा कि आगामी 6 माह में आपके साथ भारी दुर्घटना घटने की संभावना बनती हुई दिख रही है। दूसरे ज्योतिषी ने कहा कुछ भी होने वाला नहीं है, और सच में हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अब इसी से आप समझ लीजिए कौन योग्य है कौन अयोग्य है। लेकिन जो जातक है बेचारा, जो यहाँ वहाँ ज्योतिषियों के पास भाग रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि हम उनके पास जाएं या उनके पास जाएं, वो योग्य हैं या वो योग्य हैं? तो इस मसले पर मैं अपने कोई विचार बहुत नहीं रखना चाहता हूँ। ये विवादित मुद्दे हैं। अब ये जातक को तय करना होगा कि वो अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाए कहाँ ना जाए। ज्योतिषी आंकड़ों का प्रयोग करते समय सतर्कता और संयम से भी काम लिया जाना आवश्यक है। इसके साथ आंकड़ों पर अत्यधिक विश्वास करना अथवा निरर्थक एवं अनावश्यक रूप से अविश्वास करना दोनों ही अनुचित है। आज की लेक्चर का ये की पॉइंट है। आंकड़ों पर अत्यधिक विश्वास करना अथवा निरर्थक एवं अनावश्यक रूप से अविश्वास करना दोनों ही अनुचित है। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस भी प्रेडिक्ट करता है, अनुमान लगाता है। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकल डेटा भी प्रेडिक्ट करता है, अनुमान लगाता है, दावा नहीं करता है। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि भाषा कुछ ऐसी निकलती, मैं दावा करता हूं कि ऐसा होगा, या मैं दावा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा, और दावे के अनुरूप ही होता है। लेकिन मैं इस पर बहुत जोर नहीं दूंगा। ये अनुमान है। हम अनुमान लगाते हैं कि आप
कि नौकरी, आपका व्यवसाय इससे संबंधित होगा। हम अनुमान लगाते हैं कि आपका स्वभाव ऐसा होगा। हम ये अनुमान लगाते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू होगा, ऐसी स्त्री के साथ शुरू होगा। हम ये अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक साथी अपनी पुत्री की विवाह के लिए वर की तलाश में थे। प्रायः हमको जन्म पत्रियाँ दिखाया करते थे, तो आते थे, मैं तुरंत बताता था कि नहीं ये ठीक नहीं है। अरे भाई साहब, बात आगे बढ़ गई। हमने कहा नहीं होगा, नहीं, कोई कारण आएगा, बिगड़ जाएगा। 3-4 बार ऐसा हुआ। एक बार वो लेके आए, हमने कहा ये शादी हो जाएगी, आगे बढ़िए। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे अनुमान आप लगाते हो। हमने कहा देखो, जन्म पत्री के हिसाब से इस कन्या का जीवन साथी कैसा होना चाहिए, उसका एक अनुमान लगता है। इस जन्म पत्री में हमको अनुमान लग गया कि ये उसी से मिलता जुलता है, ये डेटा उसी से मिलता जुलता। तो मैंने कहा आगे बढ़िए, इसमें सफलता आपको मिल जाएगी। सफलता मिल गई। ऐसा कुछ होता है। मैं आपको बहुत सी बातें धीरे धीरे छोटे छोटे लेक्चर्स में समझाऊंगा, क्योंकि आप आम आदमी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि आम आदमी कितनी ज्योतिष जाने वो उसको हम मुहैया कराएं, ताकि वो यहाँ वहाँ भागना दौड़ना बंद करे। तो एक बार फिर से, ज्योतिषीय आंकड़ों का प्रयोग करते समय सतर्कता और संयम से भी काम लिया जाना आवश्यक है। इसके साथ साथ आंकड़ों पर अत्यधिक विश्वास करना अथवा निरर्थक एवं अनावश्यक रूप से अविश्वास करना दोनों ही अनुचित है। कुछ लोग हैं, कोई कुछ भी उनको बताएं वो विश्वास नहीं कर, हम ये सब नहीं मानते, हम ये सब नहीं मानते। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि हम ये सब नहीं मानते कहते कहते किसी का जीवन गुजर जाता है, लेकिन कुछ लोग बीच में टूट भी जाते हैं। ईश्वर उन पर इतना लाद देता है, विषम परिस्थितियों का बोझ इतना लाद देता है कि उन्हें किसी ज्योतिषी के पास जाकर पूछना ही पड़ता है, हे प्रभु बताओ ये क्या हो रहा है, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा। ये निदान की पद्धति है, इस पर हम अलग से विचार करेंगे। पहले तुम आपको ज्योतिष के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज दे दें। ज्योतिष का प्रयोग पूर्ण योग्यता तथा ज्ञान के साथ अत्यंत सावधानी बरतते हुए और इस शास्त्र की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि निकाले गए निष्कर्ष सही तथा स्पष्ट हों। अब हम अपनी इस ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में ज्योतिष में लगे हुए लोगों के लिए सेंटेंस हमने बोल दिया, सेंटेंस का पैराग्राफ बोल दिया। आम आदमी से इस पैराग्राफ से क्या लेना देना, फिर से दोहरा दूं। ज्योतिष का प्रयोग पूर्ण योग्यता तथा ज्ञान के साथ अत्यंत सावधानी बरतते हुए और इस शास्त्र की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि निकाले गए निष्कर्ष सही तथा स्पष्ट हो। कौन है उपयुक्त व्यक्ति? फिर आ गया वही विवादित मुद्दा। तो आप इन मुद्दों पर, इन विवादित मुद्दों पर बहुत दिमाग नहीं लगाइएगा। ये तो मैं अपने इस व्याख्यान में मैंने इस स्टेंजा को बोल दिया, पैराग्राफ को बोल दिया। आप धीरे धीरे ज्योतिष को हमारे माध्यम से सीखिए। मैं आपको उतना ही सिखाऊंगा जितने की ज़रूरत है, और इतना ज्योतिष सभी को जानना चाहिए। डेटा बेस्ड ये विद्या है, आंकड़ों की विद्या है। आंकड़ों की 3 विद्या हमें नजर आई जिंदगी में आंकड़ों की, और हम तीनों से जुड़े हुए हैं। एक तो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स, दूसरा ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, भारतीय ज्योतिष, और तीसरा है होम्योपैथी। होम्योपैथी भी सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस करता है, लक्षण पे आधारित डायग्नोसिस है उसका। सिम्टम्स, मटेरिया मेडिका में सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं, तो जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं वही तो डेटा है, वही तो आंकड़े हैं। अब वो सारे आंकड़े यहाँ जाएंगे, एनालिसिस होगा, फिर लॉजिकली प्रोडिक्शन होगा। अच्छा, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, ये दवा ठीक पड़ेगा, ये दवा दो भाई,
इस दवा का सिम्टम इस पर दिख रहा है। होम्योपैथ में भी जटिलताएं हैं, वहाँ भी सफलता असफलता का यही सब रेशियो है जो एस्ट्रोलॉजी में है, जो स्टैटिस्टिक्स में है, वही होम्योपैथ में भी। अगर आपका दिमाग ऐसा है कि आप स्टैटिस्टिक्स, आप ज्योतिष को समझ रहे हैं, तो आप होम्योपैथ भी जरूर समझेंगे। तनिक भी रुचि आपके अंदर से अगर है ज्योतिष शास्त्र में, तो आप होम्योपैथ भी जरूर पढ़िए, बिल्कुल वही सही है। उसके लिए भी वही दिमाग चाहिए जो दिमाग ज्योतिष को समझने के लिए चाहिए। अंत में अपनी बात को हम समेटते हैं। ज्योतिष उन शास्त्रों में से है जिसके विशेषज्ञों को एक कलाकार की भांति आत्मसंयम से काम करना चाहिए। यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इसका उचित प्रयोग करना जानते हैं। निरंतर सतर्कता ही त्रुटियों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। फिर इस स्टिंजा में हमने जो है उचित प्रयोग उन्हीं लोगों ना, अब ये सब बहुत जटिल विषय है। अब हमसे वही कोई पूछता है, भाई योग्य कौन है गुरुजी? तो हम कहते भैया योग्य तुम हो, मैं अयोग्य हूँ, और इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। मूर्खता भरे प्रश्नों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ इसको आप समझ रहे हैं। तर्क के नाम पर आप मूर्खतापूर्ण बातें हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसका जवाब भी मैं वैसे ही देता हूँ जैसे यदि कोई पूछे कि उचित क्या है, तो मैं कहूँगा जो आप कर रहे हो वही उचित है, जो मैं कर रहा हूँ वही अनुचित है। योग्य कौन है? आप योग्य हो, हम ही अयोग्य हैं भाई। ठीक, तो एक बार फिर से अपने इस चैनल हीरामन राम राम कह पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं योगेंद्र योग सागर मिर्जापुरी। एस्ट्रोलॉजी एंड कॉमन पीपल का ये चौथा लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है। और आज इस लेक्चर का जो की सेंटेंस है वो यही है, आंकड़ों पर अत्यधिक विश्वास करना अथवा निरर्थक एवं अनावश्यक रूप से अविश्वास करना दोनों ही अनुचित है। तो आपको हम संतुलन के रास्ते पर ले चलेंगे। बहुत ज़्यादा विश्वास भी आप ना करें, बहुत ज़्यादा अविश्वास भी ना करें। एक उचित ज्ञान आपको हम प्रस्तुत करेंगे, एक बढ़िया सा नोट्स आपको हम मुहैया कराएंगे। उसके माध्यम से आप ज्योतिष उतना जान लेंगे जितना एक आम आदमी को जानना जरूरी है। क्योंकि आम आदमी तो आम आदमी है, वो तो एक व्रत के लिए भी पंडित जी के पास दौड़ के जाता है कि पंडित जी वो पूर्णिमा का व्रत, वो एकादशी का व्रत, वो प्रदोष का व्रत कब है। अब पंडित जी लोगों का जाल तो भाई गजब है, कोई बताएगा आज है, कोई बताएगा कल है। तो मैं आपको तार्किक ढंग से सारी बात बताऊंगा जिससे आप समझ सकें कि आखिर में प्रदोष का व्रत कब रहना चाहिए, एकादशी व्रत आप कब रहें, कोई भी व्रत है, जन्माष्टमी आप कब रहें, कब जन्माष्टमी मनानी चाहिए। दो मत चल रहे हैं, तो मतों विभिन्न मतों का होना भी आवश्यक है। अगर विभिन्न मत नहीं होंगे तो ज्ञान का जो परिमार्जन है वो रुक जाएगा। धन्यवाद।